गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो बच्चों शुरू करते हैं। और कल की हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। एक बारी कल देखते हैं कि कल हमने क्या किया था, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। और मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मैंने ज्यादा तो पढ़ाया नहीं था, तो आपको रिकॉल भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगले 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है बच्चों, सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग। और प्लानिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है। ठीक है। और ये मैनेजमेंट का ये भी काफी एक जरूरी फंक्शन होता है। जरूरी तो सारे ही है ना। जरूरत ना होती तो क्यों ही पढ़ रहे होते हैं हम। बिकॉज अगर हम कुछ ना करें तो ही तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ करने के लिए तो कुछ करने के लिए करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, और बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। अभी तो तुम्हारी लाइफ, मैं तो ये बोलूंगा कि सही से शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है ना, अभी तो तुम छोटे छोटे नादान बच्चे हो, है ना। लाइफ में कितनी एडवर्सिटीज आती है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। ठीक है। कुछ बच्चों को शायद पता होगा, थोड़ा बहुत हल्का सा, जो थोड़ा रियल लाइफ से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, रूबरू हो रखे हैं। अदरवाइज बच्चों इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान करना होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है वो हमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि हमारे प्लान्स क्या कर सके, हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमने प्लानिंग की है और एक्शन नहीं किया है, ठीक है ना, हमने उसे परफॉर्म नहीं किया है, तो उसका प्लानिंग का भी कोई यूज नहीं रह जाता। या फिर आपने सीधा एक्शन किया है विदाउट प्लानिंग, दोनों ही सिचुएशन आपको फेलियर प्रोवाइड करेगी। ठीक है। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग की बात की थी, और मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। आप अगर थर्ड वाले बुलेट में आओगे तो थर्ड वाले बुलेट में आप पाओगे कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपको करना क्या है, वो क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, उनकी मतलब बेसिकली वैसे तो करते हैं, डिवाइडेशन भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं काम को। लेकिन अगर डेफिनेशन में नहीं है, चलो अभी उसे स्किप करके चल रहे हैं, मैं वापस से बोलता हूँ। देन उसके बाद आप क्या बोलेंगे, सीधा आइडेंटिफिकेशन के बाद ग्रुपिंग बोलेंगे। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, देन क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो, किसकी, एक्टिविटीज की। और उन्हें ग्रुप करके किसको असाइन करते हो, एक बंदे को क्या करते हो, असाइन करते हो। जैसे तुमने असाइन कर दिया तो उसकी ड्यूटी, मतलब उसको ड्यूटी मिल गई, क्या मिल गई, ड्यूटी मिल गई। लेकिन जब हमने उसे ड्यूटी दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो साथ में हम उसे क्या भी देंगे, नेसेसरी अथॉरिटी भी देंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं नेसेसरी अथॉरिटी, बिकॉज जितनी जरूरी है उतनी तो देंगे ना, ज्यादा नहीं देंगे, अदरवाइज क्या कर लेगा, बोला ना, मिस यूज कर लेगा। कम इसलिए नहीं देंगे, वो अगले वाला क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। ये हमने सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा है। एंड फाइनली बच्चों, केवल उसको ड्यूटी देना और अथॉरिटी प्रोवाइड कराना इतना ही काफी नहीं है। फाइनली आपको क्या भी करना पड़ेगा, एक अथॉरिटी रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आप ये काम करके किसको रिपोर्ट करोगे। ठीक है ना, आपकी आंसरेबिलिटी फिक्स की जाएगी। क्या फिक्स की जाएगी, कि जवाब आप किसको दोगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक बारी प्रॉपर पूरी की पूरी डेफिनेशन मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपके माइंड में सेट है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो एक बार कोशिश करें। वैसे सामने स्क्रीन पे लगी हुई है डेफिनेशन, लेकिन कोशिश करना कि बिना देखे आप बोले। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड असाइन each group to the manager या to the person, ठीक है ना, with necessary authority। एंड फाइनली, बोलो, अरे बाद में क्या बोला मुझे समझा नहीं। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन अमंग देम, ठीक है ना। अमंग देम मतलब, जब भी अमंग बोल रहे हैं ना, अमंग, ठीक है ना, बिटवीन तो दो लोगों के बीच में यूज होता है, लेकिन अमंग मतलब बहुत सारे लोग होंगे। तुम समझो ना, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर ऐसे बात नहीं कर रहा है कि किसी एक लेवल की बात कर रहा है, ये टॉप टू बॉटम बात कर रहा है, क्योंकि ये सारे लोगों को क्या कर ले रहा है, यहाँ पे इन्वॉल्व कर ले रहा है। yes or no? मतलब बेसिकली पता क्या बोल रहा है बच्चों, अगर आपको रियलाइज कराने की कोशिश करूँ ना, तो अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक स्केलर चेन पढ़ा है, तो ये लास्ट वाली जो लाइन है, या जो लास्ट के कुछ शब्द है, उनमें स्केलर चेन को डेवलप करने की बात कर रहा है ना। कह रहा है कि अथॉरिटी रिलेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन चेन होनी चाहिए। हाँ बोलो ना,
उसको बहुत प्यारे से शब्दों में क्या बोलते हैं कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम जवाब मांग सके, है ना। कोई तो जवाब देगा ना, ऐसा कोई ना कि कोई भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करेगा तो उसका जवाब नहीं मांगेंगे लोग, ठीक है ना, जवाब तो देना पड़ेगा ना, से सुनो, जवाब नहीं मांगेंगे तो फिर काम कैसे पूरा होगा, फिर तो जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा। हाँ बोलो ना, फाइनल जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने काम किया, सही किया या गलत किया। कोई जवाब भी नहीं मांगने वाला होगा तो फिर तो इंसान जो मर्जी आएगी वो वही करेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों किस पे, आज के मतलब जो हमें फ्रेश जो डेफिनेशन पढ़नी है उस पे आते हैं। एक बारी जो सेकंड वाले बुलेट में लिखी हुई है डेफिनेशन, पहले उसको पढ़ते हैं, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। देन किस पे मूव ऑन करेंगे हम, फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाली थोड़ी देखो क्या है ना बच्चों, जब कोई चीज को समझाने के लिए हमने कम शब्द यूज किए होते हैं ना, तो समझो उसमें टेक्निकलिटी कम होती है ज्यादा होती है। पहली डेफिनेशन में देखो आप, शब्द क्या है, कम है, तो उसमें टेक्निकलिटी ज्यादा होगी। तीसरी वाली डेफिनेशन में देखोगे तो आप, शब्द सबसे ज्यादा है तीनों के कंपैरिजन में, तो उसमें टेक्निकलिटी थोड़ी कम थी, दैट्स व्हाई मैंने आपको सबसे पहले वो पढ़ाया। अभी सेकंड पढ़ा रहा हूँ, सेकंड वाले में भी लगभग लगभग उतने ही शब्द है, लेकिन थर्ड वाली से थोड़ी आसान है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप इनिशिएट करते हो, मतलब शुरुआत करते हो, क्या करते हो, शुरुआत करते हो किसकी, इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, प्लान को अब हकीकत में, एक क्वेश्चन भी था आपके एग्जाम में, है ना, कि कौन सा फंक्शन है जो आपके सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करता है, वो यहीं से डेवलप हुआ था, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में शुरुआत होती है कि आप आपके प्लान को अब एक्चुअली में क्या करोगे, हकीकत पे ऑन ग्राउंड क्या करोगे, रियलिटी में उसे क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे आपने, यानी कि इंप्लीमेंट करने की शुरुआत कर दी, ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, हमें कोई काम को क्या करना है, परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज, अभी आगे का जो भी वर्ड्स वहां पे लिखे हुए हैं, वो सारे वर्ड्स मैं अभी आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। हमें ना एक फंक्शन क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है ना। लेट सपोज हम क्या करते हैं 1 जनवरी पे, या लेट सपोज अपने बैच को जब हम क्या कर रहे होंगे, बंद कर रहे होंगे, ठीक है ना, आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, तो हमें एक फंक्शन क्या करना है, लेट सपोज ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। उसमें हमने ना कुछ अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस रखी है। लेट सपोज एक है डांस परफॉर्मेंस, एक है म्यूजिक हो गई, चलो है ना, सिंगिंग, एक हमने एक सेक्शन रख लिया स्टैंड अप कॉमेडी का, किसका रख लिया, एक रख लिया मिमिक्री का रख लिया, ठीक है ना, कि चलो अभी आप ना जितना भी पूरे साल भी हमने आपको परेशान किया, तो किसी बच्चे को आता है तो करके दिखाओ, ठीक है ना, बड़े सारे बच्चे पास्ट में किए हैं, ठीक है, तो वैसा। हाँ, कोई एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन रखा हमने, ठीक है ना, सारे ऐसे मौज मस्ती वाले ने एक इंटेलेक्चुअल सेशन भी रखा कि हमने क्या सीखा है, हमारे वाकई में कितनी ग्रोथ हुई है, या आपको एक ऐसा भी रखा हमने कि एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है ना। अब अलग 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 क्या है बच्चों, सेगमेंट है, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या एक बंदा हर एक काम में तो माहिर होगा नहीं, बिकॉज फेयोल ने भी एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप काम को क्या करें, डिवाइड करें। आपको क्या लग रहा होगा कि अभी हमने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने ये बोला इससे, नहीं किया अभी। अरे मैंने बोला ना कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, अलग अलग क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया ना मैंने काम। हाँ बोलो ना, अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्योंकि एक इंसान हर एक चीज में माहिर तो हो ही नहीं सकता, स्पेशलाइज तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो बेस्ड अपॉन द नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसकी आर्ट, उसकी स्किल्स, उसके बेसिस पे हम एक बंदे को क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप में से एक बच्चे को लेट सपोज म्यूजिक में क्या है, काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो हमने बोल दिया कि भाई जितने भी बच्चे जो भी सिंगिंग करना चाहते हैं, तो वो सब बच्चों के नाम वगैरह तुमने लिखने हैं और नोट करने हैं, और वो प्रैक्टिस जो भी करना चाहते हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, वो सब तुम देखोगे। तो ऐसे मैंने हर एक डिपार्टमेंट, जैसे म्यूजिक, डांस, है ना, इंटेलेक्चुअल वाला, स्टैंड अप कॉमेडी वाला, एक बच्चा ऐसा है कि वो बात बात में कॉमेडी बना देता है, ठीक है ना, कुछ भी, तो हमने उसे अलॉट किया वो वाला सेक्शन, ठीक है। तो वहां पे हमने ना बेसिकली क्या किया, वो जो आइडेंटिफाई की थी वो एक्टिविटीज जिनको ग्रुप किया था मैंने, भाई एक उसमें ये भी तो रहेगा ना, ग्रुपिंग में ये रहेगा ना कि जो डांस के रिगार्डिंग जितनी भी, मतलब अब चाहे वो सोलो डांस हो, चाहे वो ग्रुप डांस हो, है ना, वो कोई भी डांस की कोई भी फॉर्म हो, वो एक ही सेगमेंट में रखेंगे हम, तो उन्हें ग्रुपिंग की हमने। ऐसे सिमिलरली सारी स्टैंड अप कॉमेडी वाली जितनी भी मतलब अलग अलग फॉर्म होगी, वो सब एक ही उसमें रखेंगे हम। तो फिर फाइनली एक बंदे को असाइन करेंगे,
ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो बंदा, हमने उसे काम असाइन कर दिया, ड्यूटी भी दी हुई है, तेरे पास ये पावर है कि बच्चों को तो कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है ना, उनसे तेरे को रिपोर्ट लेनी है। अब फाइनली तुम ही तो ये मेक श्योर करोगे ना, तुम ही तो ये मेक श्योर करोगे ना कि जिस दिन परफॉर्मेंस होनी है, जिस दिन हमारा वो फंक्शन होना है, उसके पहले ही टाइम से सारी परफॉर्मेंस, सबकी प्रैक्टिस बराबर हो गई हो, सारा सीक्वेंस तुमने अरेंज कर लिया हो। मतलब क्या है कि बेसिकली अलग अलग अभी तो क्या किया, सबको हमने बांट दिया, लेकिन एक बंदा ऐसा भी तो बनाना पड़ेगा जो पूरा प्रोग्राम का कन्वीनर होगा, है ना। और आप भी क्या करोगे, आप भी ना अपना काम पूरा करके, मतलब लेट सपोज आप वो मैनेजर है जिसको हमने अलग अलग सेगमेंट क्या किए, अलॉट किए हैं, है ना। तो आप तो किससे रिपोर्ट लोगे, बच्चों से रिपोर्ट लोगे, जो परफॉर्म करने वाले, एक्चुअली जो परफॉर्मर है ना। आप उनसे रिपोर्ट लेकर के, और तुम सारे लोग अपनी रिपोर्ट बना करके किसको दोगे, प्रोग्राम कन्वीनर को। फिर वो पूरा प्रोग्राम सेट करेगा कि कैसे किसकी परफॉर्मेंस कैसे होनी है, फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें तब ऐसे काम चलता है। अब ये जो मैंने कहानी सुनाई आपको, इस कहानी में आप देखना, ये शब्द सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो यूज हुए हैं ना ये शब्द, वो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या कर दिए, फ्रेम कर दिए। वापस से देखो, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है दैट इनिशिएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, जहाँ पे आप किसकी शुरुआत करते हो, प्लान को अब इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करते हो, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। क्या क्लैरिफाई करके, कि तुम्हारा काम क्या है। वर्मा जी, तुम्हें हमने सिंगिंग डिपार्टमेंट दिया है ना, तो जितने भी बच्चे सिंगिंग करना चाहते हैं, कोई भी गाना गाना चाहते हैं, है ना, तो वो आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी जॉब हमने क्या कर दी, क्लैरिफाई कर दी, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। अभी तो केवल आपको आपकी जॉब क्लैरिफाई की, और वर्किंग रिलेशनशिप जब जैसे ये बोलता है वर्ड वर्किंग रिलेशनशिप, तो बच्चों को भी बताया कि भाई तुम्हारी वर्किंग रिलेशनशिप ये रहेगी कि तुम्हें जिसने भी परफॉर्मेंस देनी है ना, वो सिंगिंग के रिगार्डिंग किसको जाके कांटेक्ट करेगा, वर्मा जी को क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। जो भी उसे दिक्कत आएगी वो वर्मा जी देखेंगे, है ना। और फिर वर्मा जी की भी वर्किंग रिलेशनशिप हमने किसी ऊपर जो सुपीरियर वाला बंदा है उसके साथ क्या की, बेसिकली अलाइन की। कैसे कि वर्मा जी, जब ये सारी परफॉर्मेंस तुम्हारी हो जाएगी, जो भी बच्चे जो भी जैसे वगैरह नाम लिखा रहे हैं, तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस वगैरह करा करके बच्चों की पूरी अपनी रिपोर्ट बना करके किसको देनी है, ये भाई साहब को देनी है। लेट सपोज कोई भी हमने फिक्स कर दिया, ये वर्मा जी को दूसरे वर्मा जी को बोल दिया हमने कि वर्मा जी को बताना है आपको कि ये सारी रिपोर्ट बना करके कि हाँ बराबर से उस कि आपकी परफॉर्मेंस सारे बच्चों की रेडी हो गई या नहीं हो गई, ठीक है ना। तो हम क्या भी करते हैं बच्चों, प्लान की क्या करते हैं, प्लान की शुरुआत करते हैं, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यही होती है कि जो किसकी शुरुआत कराती है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कराती है। क्या करके, क्या करके, बोलो ना, क्या करके, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। क्या क्लैरिफाई करके, जॉब्स और कि काम, देखो कि काम क्या है, बाय क्लैरिफाइंग जॉब, काम क्या है और कौन करेगा, ये सारी चीजें आ गई इसमें, इन्हीं शब्दों में सारी चीजें आ गई। काम क्या है यानी कि आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, कौन करेगा और फिर किसको रिपोर्ट करेगा, वैसे वैसे हल्का हल्का सा उसका भी टच आ जाता है। आगे भी देख लेते हैं। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, ये जो इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज है, इस तरीके के शब्द नीचे वाले डेफिनेशन में उसने यूज नहीं किए थे, है ना। देखो वहां पे नीचे वाली डेफिनेशन में उसने जितने भी शब्द यूज किए, इस वाली डेफिनेशन में उसने केवल इतने ही शब्दों में, जो रेड वाले जो शब्द है ना, उसमें ही सारे शब्द क्या कर दिए उसने, सबस्यूम्ड कर लिए। मतलब इतना ही बोला, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, इतना बोल करके ही आप नीचे वाले डेफिनेशन के देखोगे तो सारे के सारे जो भी शब्द है ना, वो इस वाले इन वाले शब्दों में आ जाएंगे, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि हम ये बोलते हैं कि काम को क्या करना है, मतलब जॉब को क्या करनी है, क्लैरिफाई करनी है। तो मतलब इसका मतलब हमने काम क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, और फिर वो बोल रहे वर्किंग रिलेशनशिप भी हमने क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया। क्या कर दिया, यानी कि काम सौंप भी दिया और उनकी जो आंसरेबिलिटी है वो भी क्या कर दी, फिक्स कर दी कि कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन नीचे वाले डेफिनेशन में जो आगे के ब्लू वाले शब्द लिखे हुए हैं, वो उसकी बात नहीं की, वो यहाँ पे बात कर रहा है। ध्यान से सुनो बच्चों, एक बात तो बताओ, हमें जब अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, क्या हमें अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर देने हैं, नहीं। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि हमें काम को आइडेंटिफाई भी करना है, हमें काम को क्या भी करना है, डिवाइड भी करना है, हमें उसे असाइन भी करना है,
है ना, और हमें क्या भी करना है, असाइन करके उसकी जो बेसिकली आंसरेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने रिसोर्सेज चाहे बच्चों हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ठीक है ना, कोई भी हमारे रिसोर्सेज हो जो हमने उस टास्क को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यूज किए, उन रिसोर्सेज को हमें इफेक्टिवली डिप्लॉय करना है। क्या करना है? इफेक्टिवली डिप्लॉय। मतलब डिप्लॉय मतलब उनको यूज में लाना है, डिप्लॉय मतलब लगाना, उनको यूज में लाना। अपने रिसोर्सेज को हमें इफेक्टिवली डिप्लॉय करना है फॉर द अटेनमेंट, अटेनमेंट मतलब अचीवमेंट, ठीक है ना, ताकि हम किसको अचीव कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तुम बोलो कि नमन भैया दूसरे वाली डेफिनेशन पहले पहले एंड में पढ़ा देते, आप फर्स्ट टाइम पढ़ा देते, नहीं समझ में आता। बिकॉज वो जो कम शब्द किए ना उसने, और कुछ एड ऑन किए, वो जो कम शब्द किए वो जब ही समझ में आते जब आपने उसको डिटेल में नीचे वाले जो डेफिनेशन में वो पढ़ा हो। आई होप अभी आपको, अगर मैं एक बार यहाँ से सब क्लियर कर दूं तो आपको समझ में आया होगा ये दोनों डेफिनेशन। मैं कह रहा हूँ बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग में डेफिनेशन का ही खेल है। ये समझा ना पूरा चैप्टर समझेगा, और ये नहीं समझा तो फिर आगे कुछ नहीं समझेगा। मैं बोलता रहूंगा, बस तुम सुनते जाना, कहानी ऐसे ऐसे होगा। फिर वापस से बोलो, पहले फर्स्ट वाली प्रोसेस को जो है, जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, कैसे करोगे आप? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड, बोलो ना, एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड असाइन ईच ग्रुप टू अ मैनेजर with necessary authority and establish authority relationship among them। वन मोर टाइम, मैं हटा देता हूँ स्क्रीन से। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, आप केवल चलो बहुत अच्छे से बोली आपने, वो तो पता चली गया कितने अच्छे से बोली। खैर, मकसद ये है कि तुम रट तो नहीं रहे हो ना इसे, समझ रहे हो ना बच्चों? चार चीजें चल रही है, काम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसे ग्रुप कर रहे हैं, फिर उसे असाइन कर रहे हैं, और फिर अथॉरिटी रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये चार ना कीवर्ड्स है, क्या है? और इनके साथ में हमने किसका प्रयोग किया है? इंग्लिश का प्रयोग किया है इन चार शब्दों के साथ, और प्रॉपर डेफिनेशन बनाई है ना। अगर मैं ऊपर वाली बोलूं तो बोल सकते हो अभी? हाँ, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग jobs and working relationships and effectively deploying resources for the attainment या for the achievement of organizational objectives। इसको क्रैक करूं? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है, वो तो सब इधर उधर की बातें हैं, ठीक है ना। मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये क्या कराता है। पहला इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो ये है कि ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कराती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशिएट्स। बोलो ना, इनिशिएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अपने आप हो जाएगा ये, क्या करना पड़ेगा? हाँ, जॉब्स को क्या करना पड़ेगा? भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, उनका काम ये है, वो जॉब क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। एंड क्या करना पड़ेगा? वर्किंग रिलेशनशिप भी क्या करना पड़ेगा? क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम ये काम करते हैं, जॉब क्लैरिफाई करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हैं, तो वो हमारे चारों काम हो जाते हैं जो हमने नीचे वाली डेफिनेशन में देखे, ठीक है ना। और केवल इतना ही नहीं है, हमें अपने रिसोर्सेज को भी क्या करना है? ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए बस उन्होंने ये बोला, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग, मतलब जो हम लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, उन्हें इफेक्टिवली करना है, ठीक है ना, ताकि वो वेस्ट ना हो, ठीक है ना। इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। लास्ट के तो कॉमन वर्ड्स है, बोलो ना, अभी अच्छे से बोलो, यही वाली बोलो। चलो पहले डेफिनेशन। Organizing is a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for the achievement of organizational objectives या goals वगैरह। कोई डाउट? नीचे वाली बोल सकती हो अभी?
वेरी गुड. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. हाँ जी. And assign each group to a manager with necessary authority and establishing authority relationship among them. समझा क्या? अभी मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिल गई कि आपको आ गई होगी. अभी भी मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये डेफिनेशन 90 या 80% आई होगी. अगर 60% भी आई है ना तो बात बन जाएगी. इतनी बार बजाएंगे तो हो ही जाएगी. चलो फर्स्ट वाली पे आते हैं. मूव ऑन कर जाते हैं. डाउट है कुछ पूछना है पीछे भाई किसी को? नहीं ना? देख लो, मना नहीं करूंगा मैं आपको, या मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा कि क्यों पूछ लिया तुमने. डाउट कोई ना पूछने होते हैं. ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स. अब इसमें शब्द बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रहे होंगे. कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स, assembling resources and integrating both for achieving specified objectives. सुनो ये क्या है. इसमें ना ये वाले जो शब्द यहाँ पे यूज हुए इन दोनों डेफिनेशन में वो आपको रिलेट करने पड़ेंगे बस. ठीक है ना? बहुत अंदर अंदर जा करके, है ना. ऊपर से तो तुम्हें लगेगा यार पता नहीं क्या लिखा है. मेरे को ये बताओ, जैसे सेल्स एक ऑपरेशन है अपने आप में. और ये आज मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं जब से हम मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल पढ़ रहे हैं. मल्टी डायमेंशनल के 3 बच्चे होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. और मैंने वहां पे बताया था कि ऑपरेशन क्या होता है. ऑपरेशन एक टाइप से ना, ऑपरेशन को आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? जो मैं आपको प्लानिंग में पढ़ा के आया हूँ, जैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम. ठीक है ना? ये प्रोडक्शन अपने आप में एक ऑपरेशन है. सेल्स अपने आप में एक ऑपरेशन है या सेल्स प्रोग्राम. अच्छा, जब सेल्स करोगे आप या प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन करोगे तो आपको एक टाइप के रिसोर्सेज चाहिएंगे, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज चाहिएंगे. जैसे कि कौन कौन? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने 3 टाइप के रिसोर्सेज बोले थे, अगर आपने थोड़ा अच्छे से सुना होगा तो. जब भी, हाँ वेरी गुड. एक तो ह्यूमन रिसोर्स, नॉन ह्यूमन रिसोर्स और एक फाइनेंशियल रिसोर्स. फाइनेंशियल रिसोर्स समझ में आता है, पैसा. ह्यूमन रिसोर्स समझ में आता है, मतलब जो लोग हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, जो हमारा बेसिकली जो हमारे एम्प्लॉइज है. ठीक है ना? हमारा आदमी ऐसे मत बोलो, कोई अलग भी सेंस निकल सकती है उसकी. ठीक है ना? हाँ, तो हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो एम्प्लॉइज है वो. ठीक है ना? हमारा आदमी ऐसे नहीं बोलते कि हमारा आदमी. अच्छा, एक तीसरा है नॉन ह्यूमन रिसोर्स. क्या है? मेरे को तो समझा नहीं. नॉन ह्यूमन रिसोर्स में कौन आएंगे? मशीन या रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब को किस में आ जाएंगे? नॉन ह्यूमन रिसोर्स. वो क्या बोला? ऑर्गेनाइजिंग एक क्या है? प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं. अरे नमन भैया आप हद कर रहे हो. आप ये डेफिनेशन क्यों बता रहे हो? आप ऐसे बता दो ना, मैं हम बाद में देख लेंगे, उसे समझ लेंगे. अरे बच्चों गुस्सा काहे हो रहे हो? अभी बता तो रहा हूँ. चलो पहले ऐसे सुन लो, मर्जी है आपकी कैसे सुनना चाहते हो. हम तो कुछ बोले नहीं, आप तो अपने आप से बात कर रहे हो. मैं तो ऐसे ही हूँ. सुनो, मैं क्या बोल रहा था. हाँ. अच्छा, मैं ये बोल रहा था आपको, रिसोर्सेज की बात कर रहा था कि 3 टाइप के क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं. और मैं बात कर रहा था ऑपरेशन की. किसकी बात कर रहा था? ऑपरेशन की. बच्चों कोई भी ऑपरेशन जब बनता है, जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉय करोगे, ठीक है ना, और आप नॉन ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉय करोगे, और आप फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या करोगे? डिप्लॉय करोगे. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ऑपरेशन बनता है. क्या बनता है? ऑपरेशन बनता है. जैसे आपको प्रोडक्शन करनी है तो केवल लेबर को लाके बैठा दो, हो जाएगा प्रोडक्शन? नहीं होएगा, है ना. मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? और मशीनरी की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन एम. क्या चाहिए? विटामिन एम. और उसे, उन तीनों को क्या करके चलना पड़ेगा? आपको बहुत अच्छे से मैनेज भी करके चलना पड़ेगा. उनमें क्या भी बनाना होगा? कोऑर्डिनेशन भी बनाना होगा. क्या बनाना होगा? मान लिया आपने मशीनरी ही लाके रख दी, ठीक है ना, मशीनरी ज्यादा लाके रख दी, लेबर लाए तो लेकिन कम लेके आए. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन है क्या? अभी मैं रिलेट करूँ ना, मैंने आपको एक बचपन में बताया था कि बिजनेस स्टडीज में और इकोनॉमिक्स में क्या होता है? रिलेशन होता है. क्या होता है?
और ये रिश्ता क्या कहलाता है बोलना? बिजनेस सेज व्हाट इज टू बी डन एंड इकोनॉमिक्स सेज हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा और बचपन में लेके जाऊं, शायद याद हो आपको, एक चैप्टर पढ़ते थे हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और उसके अंदर एक हमारा पसंदीदा टॉपिक हुआ करता था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नाम तो सुना ही होगा, LVP। LVP क्या बोलता था कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे, उसे लगाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो शुरुआत में प्रोडक्शन क्या होएगा, कम होएगा। शुरुआत में प्रोडक्शन यानी कि टीपी जो है, टीपी तेज स्पीड से बढ़ेगा। टीपी के तेज स्पीड के बढ़ने का मतलब है कि एमपी बढ़ेगा। जान दो क्या है मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, एमपी घटेगा, यानी कि टीपी बढ़ेगा तो, लेकिन घटते हुए रेट से बढ़ेगा। एंड फाइनली एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अदिति बोल रही है ये भी कुछ था क्या? बेटा ये पढ़ा दो, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? मैं आपको करा रहा हूँ लिंकिंग और आप बोल रहे हो कि ये पढ़ाओ। समझ के बाहर। अब समझना तो पड़ेगा ना, मैं लिंकिंग नहीं कराऊंगा तो फिर मैं रटा ही दूंगा ना ये डेफिनेशन को। ठीक है, सुनो। तो उसके बाद क्या होता है, एमपी किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। एमपी के नेगेटिव का आने का मतलब है कि जो टीपी है वो घटना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन बात ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने जो अभी बोला ना यहाँ पे बिजनेस में जो बोला, उससे ही कनेक्शन है। बिकॉज वहां पे वो टेक्निक थी, है ना? यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली बता रहे हैं, लेकिन वहां पे वो टेक्निक पूरा इलेबोरेट करके बता रहे थे। बिकॉज बच्चों ऐसा होता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि हम केवल मशीनरी मशीनरी ला के रख दे, है ना, ज्यादा मशीनरी ला के रख दे और हम उतनी लेबर ना लेके आए, तो क्या वो कम लेबर, मशीनरी की रिक्वायरमेंट जिसपे लेबर की ज्यादा है और हम कम लेबर लेकर, क्या वो कम लेबर सफिशिएंट होगी इनफ प्रोडक्शन करने के लिए? हाँ, तो जैसे जैसे हम शुरुआत में क्या बढ़ाते हैं, लेबर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो मशीनरी फुल्ली यूटिलाइज होना चालू होती है। दैट्स वाई शुरुआत में जो टीपी होता है वो तेज स्पीड से बढ़ता है। ऐसा रहता है क्या? हाँ बोलो ना। फिर उसके बाद हम मशीनरी के साथ जबरदस्ती करना चालू करते हैं। हाँ बोलो ना। यानी कि एक आइडियल रेशियो होता है वो क्रॉस होता है, तो जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डाउन होना चालू होता है। और फिर अगर आप ये कार्यक्रम कॉन्टिन्यूसली चलाते जाते हो तो एमपी नेगेटिव में चला जाता है और टीपी घटना स्टार्ट कर जाता है। बेसिकली खेल किसका है, जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, और जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का ही गेम है। किसका गेम है? शुरुआत में कोऑर्डिनेशन बन नहीं रहा था तो प्रोडक्शन कम हो रहा था, और एक टाइम ऐसा आया एक लेवल के बाद कि कोऑर्डिनेशन बन के भी बिगड़ गया, तो प्रोडक्शन फिर क्या हो गया, कम होना चालू हो गया। ठीक है ना? अब देखो, अब जो मैंने बताया यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। किसकी? ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स। जहां पे हम किसके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं? क्या हमें जब हम मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल पढ़ते थे तो क्या हमने वहां पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं करना होता था? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में नहीं करना होता था? तो वो ये बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि बेसिकली जब हम कोई भी काम को परफॉर्म करेंगे एक्चुअली में, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ह्यूमन रिसोर्स तो कुछ भी करेगा ना, लेकिन हमें उसके एफर्ट्स को, वो जो मेहनत कर रहा है, जो अपनी वो एनर्जी क्या कर रहा है, डाल रहा है उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, उस टास्क को अचीव करने में, तो उसकी उस एनर्जी को हमें क्या करना है, उसके उन एफर्ट्स को हमें कोऑर्डिनेट करना है। क्या करना है? बिकॉज मैनेजमेंट एक टीम एक्टिविटी होती है ना? हमें टीम में वर्क करना होता है, हमें सिंगल में मतलब इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करना होता है। तो हमें उसके जो एफर्ट्स है ना, बाकी टीम के साथ क्या करने होंगे, कोऑर्डिनेट करने होंगे। क्या करने होंगे? कोऑर्डिनेट करने होंगे। ठीक है ना? अच्छा, असेंबलिंग रिसोर्सेज, केवल ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली किसके एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने की बात की है, लेकिन क्या बाकी हमें और भी तो रिसोर्सेज है ना? कौन? फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्या उन्हें नहीं इकट्ठा करना होगा? क्या हमें उन्हें भी करना होगा? तो असेंबलिंग रिसोर्सेज, असेंबलिंग रिसोर्सेज मतलब उन्हें हमें क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। आगे देखना क्या बोला उसने, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ। इंटीग्रेटिंग का मतलब अब कंबाइन करना है इनको, इस तरीके से क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। ऐसा नहीं है उस इंसान को लगा के मशीनरी पे से चिपकाना है, चल चिपक,
ठीक है ना, मतलब उनको ऐसे यूज करना है, ऐसे डिप्लॉय करना है उन्हें, ठीक है ना, किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, और बाकी जो अदर देन ह्यूमन रिसोर्स है आपके, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्स या नॉन ह्यूमन रिसोर्स, उनको इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, कंबाइन करना है, उनका इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है सबका कलेक्टिवली, है ना, ताकि जो आपका ऑपरेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑपरेशन के, वो आप क्या कर पाओ, इजीली अचीव कर, वही बोला वापस से। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप ह्यूमन के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है ना, रिसोर्सेज को असेंबल करते हो, और दोनों को इस तरीके से इंटीग्रेट करते हो, कंबाइन करते हो, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो एक्चुअल में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए, ठीक है ना। बिकॉज अगर आपने आपके रिसोर्सेज को क्या कर लिया, प्रॉपर यूज कर लिया, तो ही आप आपके ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे, और अगर नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। तो वो जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हो पाएंगे तो फिर प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं रहता, और तुमने ऑर्गेनाइजिंग तो बहुत वाहियात की। तो पहले वाली डेफिनेशन में केवल और केवल वो किस पे फोकस कर रहा है, तीनों डेफिनेशन बिल्कुल क्या चल रही है, अलग अलग चल रही है, ठीक है ना। एक में उसने बात की काम को आइडेंटिफाई करके, डिवाइड करके, असाइन करके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की, आंसरेबिलिटी फिक्स करने की बेसिकली, ठीक है ना। फिर दूसरी डेफिनेशन में उसने साथ में किसको भी जोड़ा, रिसोर्सेज को भी जोड़ा, और फर्स्ट वाली डेफिनेशन में बात ही की केवल किसकी कर रहा है, रिसोर्सेज की कर रहा है। कह रहे कि रिसोर्सेज को अरेंज कर लो तुम, काम तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो तुमने प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को मैनेज कर लो, वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लो, और साथ में नॉन ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स को क्या कर लो, मैनेज कर लो, दोनों को इस तरीके से कंबाइन करो, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि जो काम है ना वो ऑटोमेटिक होता जाए, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ये ऑर्गेनाइजिंग है, समझा क्या आपको। अब तीनों बोल सकते हो डेफिनेशन, उसके बाद फिर मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। वापस से अभी कैसे बोलोगे, थर्ड सेकंड फर्स्ट बोलोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो फर्स्ट वाली बोल दो। ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड, इधर हो थोड़ा, सुन सुन ईशान, इधर हो थोड़ा, तू इधर हो, हाँ, वापस से अब बोलो। ऑर्गेनाइजिंग इज द, दिखना नहीं है, देखना तो है ही नहीं है, बोलना है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स। अरे तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कभी कोई थर्ड वाली बोल रहा है, कोई फर्स्ट वाली बोल रहा है, आपने ये तो डिसाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला आपने पहले, ये बच्चों ने ऐसे डिसाइड किया कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि यार पता नहीं बीच बीच में से अलग अलग शब्द सुनाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। वापस से फर्स्ट वाली बोलनी है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट, assembling resources and integrates both for the achievement of specified objective, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग इज द implementation of plans by clarifying job and working relationship and deploying resources। अच्छा, दोनों डेफिनेशन में कॉमन क्या है बता सकते हो। हाँ, गोल्स को अचीव करने की बात हो रही है। अब पूरी मैनेजमेंट में हम बात ही किसकी करते हैं, है ना, कुछ ना करे तो अचीव नहीं होंगे ना, गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो कॉमन यही है। लास्ट फाइनली थर्ड वाली डेफिनेशन बोल दो। Organizing is a process of identifying and grouping the activities of an enterprise and assign each group to the manager with necessary authority and establishing authority relations among them। समझा क्या। फोर्थ बुलेट देखो, इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग इज अ मींस। अब नट शैल में हम ये बोल सकते हैं कंक्लूड करके कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा जरिया है,
तरीका है, मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, जहाँ पे हम अपने सपनों को किस में कन्वर्ट करते हैं, हकीकत में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? अभी तक तो वो हमारा केवल सपना था, अभी हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? हकीकत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? नहीं पाना तो चाहते थे प्लानिंग में, अब तो पाके ही रहेंगे उसे। ठीक है ना? जो हमारे से दूर है, जिसको हम पाना चाहते हैं, यानी कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फाइनली बच्चों ये समझ में आया कि आपको? ये लास्ट वाला है ना, काफी अच्छा है, इसको अभी नहीं समझा रहा हूँ। एक बारी क्या है ना, पहले आप बहुत तसल्ली से 4 के 4 बुलेट को पढ़ो, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, देन हम आगे चलेंगे। मुझे पता है आप मेरे से गुस्सा हो सकते हो कि नमन भैया एक ही चीज को आप बार बार क्यों करा रहे हो। ठीक है, बस यही हमें मोटिवेट किए है इतनी देर से कि अगर ये समझ में आया तो पूरा चैप्टर तुम देख लेना। देखो अभी मैं अगले वाला टॉपिक देखो कैसे हवा में उड़ाता हूँ। चलो, अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं उड़ाऊंगा यार, इधर देखो। ओके, आगे समझिए। फर्स्ट वाली डेफिनेशन में वो एम्फेसाइज कर रहा है रिसोर्सेज को, बिकॉज अल्टीमेटली रिसोर्सेज की हेल्प से ही आप अपने सपनों को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग विदाउट रिसोर्सेज के हो ही नहीं पाएंगे। तो खासा ध्यान किस पे है फर्स्ट वाली डेफिनेशन में? रिसोर्सेज। वो कह रहा है कि ह्यूमन एफर्ट्स को क्या करो? कोऑर्डिनेट करो, रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको वो असेंबल करो, और दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाए? ठीक है ना? बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बोली इसने। फाइनली लास्ट वाला बुलेट पढ़ा हूं क्या? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वो क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है ना बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके आउटकम में, उसके रिजल्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है, और कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मैं वापस से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला? अगर हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है ना हमें, रिजल्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सुन लोगे बस, समझ लोगे, हो गया बस इतनी बात काफी है। ये तो भैया इंग्लिश की हिंदी कर दी आपने। ठीक है ना? हमें तो समझा नहीं। और ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज द, ऐसे वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइजिंग आप परफॉर्म करोगे तो आउटकम में क्या निकल के आएगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख के आ जाते हैं जनरली कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे हमारे। ये तो यार किसी से भी हो जाएंगे ना, तो किसी से भी हो जाएंगे, मतलब प्लानिंग से भी होते ही है। ये बहुत जेनरिक आंसर है, यहाँ पे हमें बहुत स्पेसिफिक आंसर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है ना? ऑर्गेनाइजिंग आप करोगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, लेकिन वहां पे, यहाँ पे वो स्पेसिफिक पूछना चाहता है। बेसिकली क्या है अभी समझो इधर। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? तीसरे वाली डेफिनेशन में आओ, इसका आंसर वहां से मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? पहले काम को आइडेंटिफाई करो। रुको रुको रुको, आराम से आराम से आराम से आराम से। पहले क्या करते हैं? ये एक सीईओ है, ठीक है ना? ये तो, ये प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये तो मैनेज करेगा नहीं ये सारी चीजों को। तो कौन मैनेज करेगा फिर?
बोलो, कोई तो बंदे अलग अलग होंगे ना, बंदे जो कौन होंगे, डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, वो परफॉर्म करेंगे ना। तो फिर ये सीईओ क्या करेगा? हाँ, ये सबको क्या करके चलेगा? कोऑर्डिनेट करके चलेगा। और ये हमने इसमें भी पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के टॉप लेवल के फंक्शन में भी पढ़ा था। हाँ बोलो ना, कि ये डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप वाले। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो देखो ये कौन है, सुनो ना, ये परचेज डिपार्टमेंट है। कौन है? परचेज डिपार्टमेंट। ये कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और ये कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट। ऐसे बच्चों मैं चाहूं तो इसे आगे कितना भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, सारे बच्चों को पता है 10-12 फंक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है, बस इतने से ही समझा दूंगा मैं आपको और बात बन भी जाएगी। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक बंदा होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, कौन होगा? प्रोडक्शन, सॉरी, परचेज की बात कर रहे हैं तो परचेज मैनेजर होगा। यहाँ पे परचेज मैनेजर होगा। यहाँ पे कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर होगा। और यहाँ पे कौन होगा? सेल्स मैनेजर होगा। बात समझ में आई? ठीक है। जो परचेज मैनेजर है वो क्या अपने आप ही परचेजिंग कर रहा होगा, या उसके उसके डाउन में भी टीम होगी, एक टीम होगी। लेट सपोज इसके डाउन में ये ए बी सी डी ई है, ठीक है ना, ये 5 बंदे हैं। इनमें से बी थोड़ा अच्छा एम्प्लॉई है और भी, ठीक है ना। इसमें इसको भी हमने कुछ ड्यूटी दी है, इसके डाउन में भी हमने 2 बंदे रखे हैं, एफ और जी। और ऐसे ऐसे बच्चों यहाँ पे है। हाँ बोलो ना, ये आप देख रहे होंगे कुछ तो ट्री बनता जा रहा है। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, ये ट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऊपर से? अच्छा, ऊपर से नीचे ऐसे ट्री बनता जा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला, मैं उस स्टेटमेंट पे आता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसके आउटकम में, आउटकम मतलब रिजल्ट में हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है? ये जो है ना बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अभी समझाया नहीं है मैंने आपको, समझाया नहीं, आगे समझाऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती क्या है ना। लेकिन अभी देखो, जो मैं उस डेफिनेशन की बात कर रहा था, थर्ड वाली डेफिनेशन की, तो वहां पे हम काम को आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो किया ना हमने काम को आइडेंटिफाई कि भाई हमें परचेज करना है और हमें प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है और हमें सेल्स करनी है। फिर हमने उसे क्या भी किया, असाइन भी किया, काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करके क्या भी किया, असाइन भी किया। किसको? परचेज मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को और सेल्स मैनेजर को, है ना। और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, इनकी आंसरेबिलिटी भी हमने क्या करी, फिक्स करी कि तुम्हें काम करके किसको बताना है बच्चों, सीईओ को बताना है। सारे लोगों को किसको बताना है, सीईओ को बताना है। हाँ बोलो ना। अच्छा, ऐसे ही जैसे हमने अपर लेवल पे की, ऐसे यहाँ पे भी करते गए आगे आगे, कि भाई तुम्हें ये 5 बंदों को बोला, ए बी सी डी ई को, कि तुम्हें काम करके, इन्हें भी अलग अलग हमने काम अलॉट किया होगा कि परचेजिंग में तुम्हें क्या करना है। एक बंदे ने परचेज ऑर्डर देना है, एक बंदे ने कोटेशन मंगानी है, एक बंदे ने इवैल्यूएशन करना है। वो परचेज का प्रोसीजर देखा था हमने, तो इनमें अलग अलग बंदों को अलग अलग काम दिया है हमने। ये 5 के 5 अपना काम करके किसको रिपोर्ट करेंगे, और परचेज मैनेजर फाइनली किसको रिपोर्ट करेगा। ऐसे यहाँ पे भी ये लोग है, एक ये वाला बंदा, ये, ठीक है ना। ये सारे लोग काम करके किसको बताएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को, और अल्टीमेटली वो सीईओ को रिपोर्ट करेगा। अगर मैं बात करूं इधर नीचे और थोड़ा आ जाओ, एफ और जी काम करके किसको बताएंगे, बी अपना काम करके किसको बताएगा, परचेज मैनेजर को, और फिर फाइनली वो रिपोर्ट किसको देगा। तो आप देख रहे होंगे एक स्ट्रक्चर बन रही है, क्या बन रही है, जहां पे एक इंसान अपना काम करके किसी बंदे को तो बता रहा है। हाँ बोलो ना। तो बस यही तो बोला हमने, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करी हमने, जहाँ पे काम को आइडेंटिफाई किया, फिर डिवाइड किया, फिर उन्हें असाइन किया, और उनकी जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो क्या कर दिया हमने, स्टैब्लिश कर दिया। तो बच्चों ये जब हमने काम किया तो तुम देखोगे ट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इस ट्री को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज के लिए बस तुम इतना सुन के जाना कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है, वो जो भी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आया होगा कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वो 4 काम करेंगे, तो इससे क्या बन के आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन के आती है। क्या बन के आती है? और ये ही ये लिखा हुआ है यहाँ पे।
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जब आप परफॉर्म करते हो तो इससे होता क्या, लीड्स टू द क्रिएशन, क्या क्रिएट होती है इससे, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। दैट्स ऑल। ये सबसे ज्यादा टेक्निकल पोर्शन था इस चैप्टर का। कल की क्लास देखना, कल की क्लास में कुछ भी इतना लोड नहीं आएगा अगर आपने ये 5 मिनट समझ के चले तो सारे टॉपिक ही यहीं पे कवर हो जाएंगे। बस अब तो आगे हमें और डिटेल में पढ़ना है हर एक टॉपिक को। हल्का हल्का सा टच मैंने आपको इन 2 क्लासेस में, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को समझाने में, बेसिक समझाने में डेफिनेशन 2 या 3 क्लास लगेगी, है ना। 2 क्लास लग चुकी है, आप समझ चुके हो। नहीं समझे तो कल बता देना मेरे को वापस से, फिर मैं समझाऊंगा और आगे चलूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।